हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं नर्व कंडक्शन की कुछ स्टेजेस जो अपन ने एक तो पढ़ रखी है। कौन सी? पोलराइज स्टेज, जिसमें अपन ने बात की थी कि बाहर प्लस होता है अंदर माइनस होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए तीन फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। एक वो कि बाहर पॉजिटिव का मूल कारण है कि बाहर सोडियम आयन की सांद्रता ज्यादा होती है। दूसरा कारण हमें बताया कि ध्रुवित अवस्था, जिसको अपन पोलराइज कहते हैं, जिसको अपन निष्क्रिय अवस्था भी कह सकते हैं या पैसिव स्टेज भी कह सकते हैं या विश्राम अवस्था भी, खूब सारे नाम है, खूब सारे पर्यायवाची शब्द है। तो एक तो कारण हो गया, उस समय सोडियम चैनल बंद होता है, इसलिए सोडियम बाहर से अंदर नहीं आ सकता, इसलिए बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा, पोटेशियम चैनल ओपन होता है तो थोड़ा थोड़ा पोटेशियम बाहर जाता रहेगा, क्योंकि अंदर पोटेशियम की सांद्रता कितनी है वो आपको बताइए। ओके। और तीसरा कारण है लीकी चैनल हमेशा ओपन रहते हैं। मैंने आपको कहा था जो सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, लीकी चैनल ऑलवेज ओपन रहेंगे, उनको बंद नहीं करना हमें सिर्फ बंद और ओपन यानी कि क्लोज एंड ओपन हमें करना है वीजीसी चैनल को ओनली। फिर अपन ने बात की थी सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप आपको पता है पोलराइज स्टेज में एक्टिव रहता है। तो 3 सोडियम को एक्सोप्लाज्म से लेकर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लाके आता है और 2 पोटेशियम को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्सोन के अंदर एक्सोप्लाज्म में लाता है। ये थी अपने स्टेज फर्स्ट। अब अपन बात करते हैं स्टेज नंबर सेकंड की, जिसका नाम है, लेक्चर नंबर हो गया आपके ये 127। तो दूसरी जो स्टेज है वो है आपके कौन सी? स्टेज नंबर सेकंड, इसको अपन बोले हैं डीपोलराइज स्टेज। डीपोलराइज स्टेज यानी कि विध्रुवित अवस्था। कौन सी? विध्रुवित। विध्रुवित का मतलब होता है एक्टिव स्टेज, सक्रिय प्रावस्था। क्लियर? और जैसा कि आप जानते हो विध्रुवित अवस्था में क्या होता है, देखिए आप, ये मैंने एक्सोन बना दिया। ये एक्सोन के एंड वाले पार्ट अपन को बताइए कौन से होते हैं? सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक बटन। और इसके अंदर होती है सिनेप्टिक पुट्टिकाएं, और इन पुट्टिकाओं में भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये सारी बातें अपने हो चुकी है। अब आप इधर देखिए, पहले ये क्या था? पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस माइनस, सही बात है। और अब अपन जैसे ही ये बात हो चुकी है अपनी, फिर भी बता रहा हूं मैं, आप जैसे ही आप उद्दीपन देते हो, क्या देते हो? उद्दीपन। ये आपने उसको उद्दीपन दिया, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं स्टिमुलस। तंत्रिका को उद्दीपन दिया। उद्दीपन देते ही क्या हो जाएगी? इसकी पारगम्यता परिवर्तित हो जाएगी और बाहर क्या हो जाएगा भाई? माइनस माइनस माइनस, अंदर क्या हो जाएगा? प्लस प्लस प्लस। हो गया ना? ये स्टेज है वो कहलाती है कौन सी? डीपोलराइज स्टेज। बाहर माइनस, अंदर प्लस। ऐसा क्यों हुआ? इसके 3 मूलभूत कारण है। देखो आप, पहला कारण, सोडियम वीजीसी यानी कि वोल्टेज गेटेड चैनल, वीजीसी ओपन हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और सोडियम आयन, प्लस लगा दिया, आयन हो गया, सोडियम आयन एक्सोप्लाज्म, ये एक्सोप्लाज्म में अंदर वाला द्रव, सोडियम आयन एक्सोप्लाज्म में प्रवेश करते हैं। ये अंदर प्रवेश करते हैं तो बाहर क्या हो जाएगा? सोडियम अंदर ज्यादा आ गया तो अंदर का माहौल पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? यानी सोडियम की एंट्री होती है इसमें, सोडियम अंदर आ जाएगा। ये लीजिए, सोडियम अंदर आ गया बाहर से, क्योंकि वीजीसी ओपन हो गया। दूसरा, पोटेशियम वीजीसी क्या हो जाएगा इसमें? वो हो जाएगा क्लोज्ड। क्लोज हो जाएगा तो पोटेशियम बाहर की ओर नहीं जा पाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि यहां से जो पोटेशियम है वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये चैनल क्या है आपके? क्लोज्ड। सोडियम वाला क्या है? ओपन। करेक्ट। और लीकी चैनल तो ऑलवेज ओपन होता ही है, इसलिए इस पे ऊपर तो कोई कमेंट करना ही बेवकूफी अपनी, है ना? चलिए, तीसरा जो अपन बात कर रहे थे, पंप, ये पंप बना दिया मैंने। पंप जो 3 सोडियम को बाहर ले जाता है, 2 पोटेशियम को अंदर लाता है, ये पंप भी क्या रहेगा? पंप इस समय क्या होगा? स्टॉप। ध्यान रखिएगा, एक ही स्टेज है जहां पर पंप क्या होता है? बंद होता है। वो कौन सी स्टेज है? डीपोलराइज, विध्रुवित अवस्था, एक्टिव। तो अगला लिख देता हूं मैं, सोडियम पोटेशियम, पंप क्या कर दूं? बंद कर दें, तो STOP, स्टॉप। ये लीजिए,
यानी ये क्लोज्ड है, ये स्टॉप है, तो अंदर किसका माहौल ज्यादा हो रहा है? पॉजिटिव का। अंदर माहौल किसका ज्यादा हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि पोटेशियम भी बाहर जा नहीं रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, सोडियम जबरदस्ती बाहर आ गया। यानी जो सक्रिय विभव उत्पन्न करेगा वो मेन आयन कौन सा होगा? सोडियम। तो पोटेशियम तो अंदर ज्यादा है, मेन मास्टरमाइंड कौन है जो अंदर आया? वो है सोडियम, इस वजह से अंदर का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम ये 3 स्टेज होगी, इसके लिए ध्यान रखिएगा। यानी सोडियम के लिए पारगम्य हो जाएगी, पोटेशियम के लिए अपारगम्य हो जाएगी, और पंप जो है वो बंद हो जाएगा। तो इस स्टेज में क्या हो जाएगा? अंदर का माहौल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए कैसे आप, अंदर वाला क्या हो गया? पॉजिटिव, बाहर वाला क्या हो गया? माइनस। तो अंदर का अगर एक्सोप्लाज्म का पॉजिटिव हो गया है तो अपन ने अंदर की सांद्रता को मापते हैं, कितने मिलीवोल्ट है। क्या लगा दिया मैंने? वोल्टामीटर। ये लगा दिया यहाँ पे कैथोड और एनोड, और इस वोल्टामीटर में अपन देखा तो आया कितना? प्लस 40 मिलीवोल्ट। कितना आया भाई? प्लस 40 मिलीवोल्ट, प्लस 40 मिलीवोल्ट, प्लस 40 मिलीवोल्ट। तो 40 मिलीवोल्ट जो आया है वो ये क्या है? ये उत्तेजक विभव है। विश्राम विभव कितना था? -70 मिलीवोल्ट। ये उत्तेजक विभव है। क्या है? उत्तेजक विभव। उत्तेजक विभव बोले तो एक्साइटेटरी पोटेंशियल कितना हो गया भाई? प्लस 40, है ना, जब अपन ने मेजर किया। क्लियर? ये स्टेज जो है वो कौन सी कहलाती है? डीपोलराइज स्टेज। तो ध्यान रखना, सोडियम आयन मुख्य रूप से सक्रिय विभव उत्पन्न करने या विध्रुवित अवस्था उत्पन्न करने हेतु जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है भाई? सोडियम आयन। करो इंपॉर्टेंट, हो गया? चलिए साहब, तो ये आ गया आपके उत्तेजक विभव कितना? 40 मिलीवोल्ट, यानी -70 से +40 मिलीवोल्ट तक अपन ने इसको बना दिया भाई। ये सब करने वाला कौन है? सोडियम आयन है। लिखिए, फिर बात करते हैं अपन तीसरी प्रावस्था की। हो गया भाई? चलिए आगे। तीसरी प्रावस्था है, उसका नाम है पुण्य ध्रुवित प्रावस्था, यानी कि रिपोलराइजेशन। अर्थात जो आपने उद्दीपन दिया है जिसके कारण डीपोलराइजेशन हुआ है, अब वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेज को रिगेन करेगी, यानी कि पुनः अपनी सामान्य अवस्था प्राप्त करेगी। कैसे? क्योंकि ये प्लस माइनस वाला खेल तो चलता रहेगा आगे, तो पीछे पीछे क्या होता रहेगा? नॉर्मल होती रहेगी स्टेज। थोड़ा हिंट मैंने आपको दे रखा है, फिर भी देखिए एक बार वापस। तो आप देखिए इस तरह से हो गया। पहले कौन सी अवस्था थी आपके? प्लस 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 माइनस माइनस, ये कौन सी थी? पोलराइज स्टेज, पहली स्टेज। जैसे ही आपने यहां पर क्या दिया भाई? उद्दीपन दिया। ये उद्दीपन बोले तो स्टिमुलस दिया, और स्टिमुलस देते ही इसकी पारगम्यता क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। मतलब सोडियम चैनल क्या हो गए? ओपन हो गए। तो सोडियम क्या आ गया? अंदर आ गया। ये लो, सोडियम अंदर आ गया, सोडियम VGC। ठीक है, इसकी वजह से सोडियम क्या आ गया? अंदर आ गया। अंदर सोडियम आने की वजह से बाहर क्या हो गया? माइनस माइनस। अंदर क्या हो गया? प्लस प्लस। तो यहाँ पर कितना हो गया? 40 मिलीवोल्ट हो गया। पहले यहाँ पर कितना था? -70 मिलीवोल्ट। यानी 70 मिलीवोल्ट से
प्लस 40 मिलीवोल्ट करंट क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर इतना करंट में चेंज आता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सोडियम आयन है। यहाँ पर कौन है, सोडियम आयन है। अब आप देखिए ये कंडक्शन जा रहा है आगे की ओर। कंडक्शन बोले तो एक्शन पोटेंशियल, या कह सकते हो आप इम्पल्स, ये कहाँ जा रहा है, आगे की ओर। या कह सकते हो मैसेज अपनी भाषा में। ये मैसेज कहाँ जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। ये एरो लगा रहा हूं मैं, देखो आप, ये इधर से जा रहा है। इधर कौन है, आपको पता है सेल बॉडी। इधर कौन है, एक्सोन का अंतिम भाग, इस तरफ जा रहा है। जैसे जैसे ये कंडक्शन आगे चलता रहेगा, ये आगे चलता रहेगा, ये तो माइनस 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 एंड तक जाता रहेगा। यहाँ तक नीचे क्या है, प्लस प्लस प्लस। तो अब आप सोचो कंडक्शन आगे जा रहा है तो क्या हमेशा माइनस ही रहेगा क्या, अंदर बाहर प्लस ही रहेगा क्या, या बाहर प्लस अंदर माइनस। वापस नॉर्मल तो होगा कि नहीं होगा, नॉर्मल मतलब वापस अपनी ये उन्हें सामान्य अवस्था प्राप्त करेगा। सामान्य अवस्था प्राप्त करने से मतलब है कि वापस आपके यहां पर क्या हो जाएगा, ये वापस क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ये कंडक्शन आगे जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यानी पुण्य वापस नॉर्मल स्टेज गेन कर रहा है, ये रिगेन कर रहा है नॉर्मल स्टेज को। इसको अपन कहते हैं रीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन, यानी कि पुनः ध्रुवण, यानी वापस कौन सी अवस्था आ रही है, ये कौन सी आ रही है, ध्रुवित अवस्था वापस नॉर्मल हो रही है। यानी कि जो प्लस 40 मिलीवोल्ट है ये तो कहाँ जाएगा, आगे की ओर जाता रहेगा, इधर और इधर दोनों डायरेक्शन में। क्लियर, तो पीछे पीछे वापस पोलराइज स्टेज नॉर्मल होती रहेगी। क्लियर, तो एक्शन पोटेंशियल जो जो आगे जाता रहता है पीछे पीछे वापस नॉर्मल, इसे अपन कहते हैं रीपोलराइज। इस स्टेज में क्या क्या होता है, एक बार कंडीशन देख लीजिए आप। इस कंडीशन की बात करें तो सोडियम VGC यानी वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम VGC वापस नॉर्मल स्टेज गेन कर रहे हैं, ओपन हो जाएंगे, लीकी चैनल ऑलवेज ओपन होंगे। सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, केवल एक स्टेज में स्टॉप रहता है, वो कौन सी है, डीपोलराइज्ड। ये लीजिए साहब, इस अवस्था को अपन क्या कहेंगे, रीपोलराइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, वापस तंत्रिका या नर्व या एक्सोन तंत्रिका अपनी मूल अवस्था में, या मूल अवस्था से मतलब कौन सी अवस्था, पोलराइज स्टेज में लौटती है। क्लियर, इसे अपन कहते हैं रीपोलराइजेशन। ये लिखिए आप। फिर अपन बनाते हैं ग्राफ। उस ग्राफ के जरिए समझेंगे कि -70 मिलीवोल्ट कैसे होता है, 40 मिलीवोल्ट कैसे होता है। ये नोट कीजिए पहले आप। हाँ तो भाई लिख लिया आपने। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ के जरिए समझेंगे कि तीनों स्टेज में किस तरह से वेरिएशन आता है आयनों की वजह से। तो सबसे पहले अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसमें बताते हैं पोलराइज स्टेज के अंदर क्या होता है, डीपोलराइज्ड में क्या होता है और रीपोलराइज स्टेज में क्या क्या होता है। ठीक है, तो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं आपके सामने। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है। वाई पे मैं ले रहा हूं आपके करंट। करंट किस में ले रहा हूं मैं, मिली वोल्ट में। किस में बेटा, मिली वोल्ट में। क्लियर, और यहां पर मैंने ले लिया बेस लाइन है, बेस लाइन का अपन ने ले लिया कितना, 0 मिली वोल्ट। और अब अपन स्टेज ले लेते हैं। मैक्सिमम एक्साइटेटरी पोटेंशियल कितना लिया था आपने, +40 मिली वोल्ट लिया था अपन ने। ठीक है, और अपने क्या नाम, यहां पे ले लेता हूं मैं आपके -70 मिली वोल्ट। कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा हुआ है -65 मिली वोल्ट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, थोड़ा बहुत डाटा वेरिएबल होता है ना। ये आ गया यहां पर। और एक और नीचे ले रहा हूं मैं, इसका भी कोई ना कोई लॉजिक है इसलिए लिख रहा हूं मैं, -90 मिली वोल्ट। क्लियर, चलिए ये स्टेज है। यहां पर 40 आ गया, यहां पर 0 आ गया, यहां पर -65 और यहां पर हो गया 90। ओके, अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा लेंथ वाइज इंक्रीज कर देता हूं सो दैट अपन को ग्राफ ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप देखिए ये स्टेज जो है ये पोलराइज स्टेज है। यहां पर ये कौन सी स्टेज है, पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब यहां पर किसी तरह का कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है, जो नर्व सेल है अपनी रेस्टिंग फेज के अंदर है। यानी आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो अपन ने इनिशियल में बताया था वैसा है। कैसा, सोडियम VGC क्लोज है, पोटेशियम VGC
क्लोज्ड है, केवल लीकी चैनल ओपन है और सोडियम पोटेशियम एटीपीड पंप एक्टिव है। कौन से स्टेज में? पोलराइज। ये याद करिए आप, ये अपन ने कल पढ़ा था, यस्टरडे आई मीन। अब मैंने इसको क्या दिया? यहां पर स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस दिया, दिया को थोड़ा अंग्रेजी में लिख देते हैं गिवन, स्टिमुलस गिवन, पूरा शुद्ध इंग्लिश में ये लो, स्टिमुलस इज गिवन। उद्दीपन दिया आपने, उद्दीपन देते ही कुछ टाइम तक ये तंत्रिका उद्दीप्त नहीं होगी, क्योंकि सोडियम चैनल धीरे धीरे खुले हैं। पहले सोडियम चैनल भी दो तरह के होते हैं, जैसे लीकी और वीजीसी होता है, वीजीसी में भी दो तरह के होंगे, एक स्लो वीजीसी और एक फास्ट वीजीसी। तो पहले स्लो वाले खुलते हैं, इसलिए ग्राफ थोड़ा सा धीरे ऊपर उठता है। कैसे? देखिए आप, हल्का सा ऊपर गया है, ठीक है ना। यहां पर कौन से खुले? खुले तो वीजीसी है, लेकिन वीजीसी भी दो तरह के, एक होता है सोडियम फास्ट वीजीसी और एक होता है सोडियम स्लो वीजीसी। स्लो वाले पहले खुलते हैं और देखते हैं क्या वास्तव में इस उद्दीपन को आगे भेजना चाहिए। मैं आपको कोई बात कहता हूं, या तो भाई इसको कह देना, तो आप पहले कहने से पहले सोचोगे यार इस बात को क्या मुझे आगे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। अगर कहने से क्या उसके साइड इफेक्ट होंगे वो भी सोचना चाहिए। अगर पॉजिटिव बात है तो इसको फॉरवर्ड करना है, नेगेटिव बात है तो उसको वहीं पे डिलीट कर दो यार। इस तरह से उद्दीपन भी चेक करता है क्या क्या वास्तव में ये उद्दीपन आगे मस्तिष्क तक या ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना चाहिए, तो कहेगा हाँ पहुंचाना चाहिए, आवश्यक है, तब जाके फास्ट चैनल खुलेंगे। फिर ये ग्राफ कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। कहां तक? 40 तक। ये लीजिए सर, तो यहां पर क्या खुल गए? सोडियम चैनल ओपन हो गए। तो ये कौन सी स्टेज आ गई आपके? डीपोलराइज्ड। कौन सी आ गई? डीपोलराइजेशन हो गए यहां पर। किसकी वजह से? सोडियम वीजीसी क्या हो गए भाई? ओपन हो गए, इसलिए क्या चला गया? माइनस। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जैसे ही ऊपर जाता है ना, जहां से फायरिंग शुरू होती है, जहां से फास्ट सोडियम चैनल ओपन होते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहां पर, इससे अपन कहते हैं, नया वर्ड है ये, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो ये आ गया थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये हो गए आपके -55। कितना? -55। यहां पर आने के बाद में ये पीछे नहीं आ सकता, हमेशा कंडक्शन कहां जाएगा? आगे जाएगा। तो ये फास्ट चैनल खुल जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस तो हमने थ्रेशोल्ड दिया था, ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, या कहीं के बुक में आपको ये भी मिल सकता है थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी होती है। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालने के लिए आपको बताना पड़ेगा, ये जो है ना -65, इसमें +10 कर दो आप। +10 करते ही क्या हो जाएगा? ये 65 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो +10 करते ही कितना हो जाएगा? -65 है, उसमें +10 कर दिए आपने, तो कितना हो गया भाई? -55 बच गए। तो ये -55 है, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ध्यान रखना। यहां जाएगा, यहां जाने के बाद में फिर ये नीचे आ जाएगा। ये लो, यहां पर आके रुक जाना चाहिए, लेकिन रुकता नहीं है। ये जो फेज है उसको अपन कहते हैं प्लेटिव फेज, ये स्थिर प्रावस्था प्लेटिव फेज। ये देखो यहाँ सभी चैनल बंद है, सभी चैनल्स यानी कि जो वीजीसी है चैनल्स बंद होते हैं। ऐसी स्टेज जहां पर फ्लैट हो जाता है उसे अपन बोलते हैं प्लेटिव फेज। क्लियर? आगे बढ़ी, ये फ्लैट है, चपटी है बिल्कुल, ये टॉप पर, या सारे चैनल बंद हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेटिव फेज के अंदर क्या होता है कि सारे चैनल बंद हो जाएंगे। अब यहां से वापस नीचे आ रहा है, तो सोडियम क्या हो गया? सोडियम वीजीसी क्या हो गया? क्लोज्ड हो गए। क्लोज होते ही क्या हो गया? कौन सी स्टेज शुरू हो गई? ये रीपोलराइजेशन। कौन सा हो गया? रीपोलराइजेशन, यानी पुनः विध्रुवीकरण। अब आते हैं नीचे, यहां आके रुक जाना चाहिए, वापस रेस्टिंग अवस्था आ जानी चाहिए। ये कौन सी थी? पहली स्टेज कौन सी? पोलराइज्ड। दूसरी डीपोलराइज्ड, तीसरी रीपोलराइज्ड। यहां आके रुक जाना चाहिए भी। -70 मिलीवोल्ट पे अपन ने स्टिमुलस दिया, वहां रुक जाओ, लेकिन रुकता नहीं है, ये और नेगेटिव चला जाता है, फिर आता है वहां पर, ये फिर इसके बराबर आएगा। ये नेगेटिव क्यों गया? यानी कि -70 पे रुकना चाहिए था, कितने पे रुक रहा है? -90 पे, फिर वापस नॉर्मल हो रहा है ये वाली जगह। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पहले पंप बंद था, अब पंप ऑन हुआ है, तो दोनों तरफ आयनों का वितरण संतुलित करने में समय लगता है भाई। उस समय के कारण ये ज्यादा नेगेटिव चला जाता है, क्योंकि सोडियम अंदर आ गया था,
अब सोडियम को बाहर ले जाना, 3 सोडियम धीरे 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 बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, तब बैलेंस हो जाएगा, तब -70 मिलीवोल्ट अपन गेन या अचीव कर लेंगे। तो ये जो टाइम है इसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये लीजिए, या इसको कहते हैं अपन दूसरा नाम हाइपर। हाइपर यानी ज्यादा, रीपोलराइज, रीपोलराइज यानी पुनः ध्रुवीकरण क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया मतलब ये स्टेज नंबर 4 आ गई। होना क्या चाहिए था? रीपोलराइज हो रहा है, यहां रुक जाता तो क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन हो गया, लेकिन ये क्या हो गया? हाइपर, ज्यादा नेगेटिव हो गया, -90 तक। तो इसने नाम क्या आ गया? अति। हिंदी में करो, हाइपर का मतलब अति यानी ज्यादा, अति पुनः ध्रुवण अवस्था। किसकी कमी से होती है? मुख्य रूप से, ये मुख्य रूप से पोटेशियम की कमी से होती है। किसकी कमी से? कमी से होती है। मैं जिम्मेदार कौन है? पोटेशियम है। क्लियर? 4 स्टेज होगी, पोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज, रिलेटिव फेज अपने आप में अलग ही है, और ये ज्यादा हो गया, ये आवन होगा। जब तक तंत्रिका ये -70 मिलीवोल्ट क्या है भाई? एक बार बताना, ये मैंने लिखा नहीं। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? विश्राम कला विभव। ये कौन सा है? उत्तेजक विभव। जब तक तंत्रिका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 या -65 मिलीवोल्ट को प्राप्त नहीं कर लेती है, तब तक वह नया उद्दीपन ग्रहण नहीं करती है। ध्यान रखना, ये नहीं करती है, तब तक नया उद्दीपन ग्रहण नहीं करेगी, जब तक ये सामान्य अवस्था प्राप्त नहीं कर लेगी। चलिए आगे। रिफ्रैक्टिव पीरियड के दौरान कितना होता है? -90 मिलीवोल्ट है। उस समय भी ये उद्दीपन को प्राप्त नहीं करेगी, जब तक यहां पर नहीं आ जाए, इस लास्ट स्टेज में नहीं आ जाए, तब तक नया उद्दीपन प्राप्त नहीं करेगी। मतलब जब तक ये पूर्णतया 100% ध्रुवित अवस्था, पोलराइज अवस्था प्राप्त नहीं कर ले, तब तक ये नया उद्दीपन को प्राप्त नहीं करेगी। आरपी के दौरान भी ये नया उद्दीपन प्राप्त नहीं करती है। ये नहीं, यानी तब तक प्राप्त नहीं करती जब तक ये वापस ध्रुवित अवस्था में नहीं आए। इसलिए ये लिखा गया है एनसीईआरटी की पहली लाइन में कि हमारी तंत्रिकाएं उत्तेजनशील होती है, उत्तेजनाओं को ग्रहण करती है। क्यों? क्योंकि वे ध्रुवित अवस्था में होती है, रेस्टिंग स्टेज में होती है, तभी ग्रहण करेगी। विध्रुवित यानी डीपोलराइज, रीपोलराइज, हाइपर रीपोलराइज, इन स्टेज में किसी प्रकार का उद्दीपन नया ग्रहण नहीं करेगी। क्लियर? लिखिए, कुछ डाटा लिखने हैं, फिर रिफ्रैक्टिव पीरियड के वो लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं सिनेप्स। हो गया भाई? लिख लिया? ग्राफ परफेक्टली बैलेंस्ड। ओके,
रिफ्रैक्टिव पीरियड इज, कितना होता है पता है आपको, इज 1/1000 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 1000वां भाग है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात मतलब लिखो आप, तो मतलब से मतलब रखो आप, अर्थात एक तंत्रिका प्रति सेकंड 1000 उद्दीपनों का संचरण कर सकती है। कितने, 1000 उद्दीपनों का संचरण कर सकती है, कितनी, एक तंत्रिका। रिफ्रैक्टिव पीरियड कुछ रिलेशन आपको याद होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर ऑफ, डायमीटर का मतलब व्यास, डायमीटर ऑफ नर्व, तंत्रिका के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती है। डायमीटर का मतलब व्यास किसका, तंत्रिका का। दूसरा रिलेशन आरपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब वेग, वेलोसिटी ऑफ नर्व, नर्व इंपल्स, यानी कि तंत्रिका के वेग के भी व्युत्क्रमानुपाती है, डायामीटर के भी है, लेकिन डायामीटर ऑफ नर्व यानी तंत्रिका का व्यास वेलोसिटी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ नर्व इंपल्स। ये लीजिए सब। अगला माइलिनेटेड, याद रखना, माइलिनेटेड में इंपल्स संचरण यानी कंडक्शन की गति यानी स्पीड या वेलोसिटी 120 टू 130 मीटर पर सेकंड होती है भाई, मीटर प्रति सेकंड। इसमें माइलिन आच्छंद हो जिसपे, और माइलिन आच्छंद वाले में कौन सा कंडक्शन होता है, साल्टेटरी, अंतर बताया मैंने आपको, जंप करता हुआ जाता है। और यही अगर नॉन माइलिनेटेड हो, जिसके ऊपर माइलिन का आच्छंद नहीं हो, नॉन माइलिनेटेड में कितनी होगी स्पीड, 2 से 3 मीटर प्रति सेकंड। कितनी स्लो है देखिए आप, तो ध्यान रखना, माइलिन वाले में स्पीड ज्यादा होती है, नॉन माइलिन में स्पीड कम होती है। लिखिए आप, डायमीटर का मतलब पता ही है आपको, व्यास, और नर्व इंपल्स बता दिया मैंने आप, तंत्रिका आवेग, तंत्रिका आवेग या कह सकते हो एक्शन पोटेंशियल, बात एक ही है भाई। लिखिए फटाफट। जल्दी कीजिए, फिर अपन शुरू करते हैं सिनेप्स। हो गया, जल्दी करें। चलिए, तो रिफ्रैक्टिव पीरियड के ये रिलेशंस है जो आपको याद रखना है, जो परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। मानो किसी तंत्रिका का व्यास ज्यादा है तो आरपी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कंडक्शन फास्ट होगा। अगर वेलोसिटी तेज है तो आरपी की मान कम हो जाएगा। अगर किसी का वेलोसिटी ज्यादा है तो डायामीटर भी क्या है, ज्यादा होगा, तभी तो तेजी से जाएगा वो। चलिए अगला टॉपिक लगाइए, सिनेप्स। सिनेप्स, सिनेप्स का मतलब क्या है, कॉमन जॉइंट, संयुग्मन। सिनेप्स, जब एक न्यूरॉन, न्यूरॉन कह दो जे तंत्रिका,
एक ही बात है। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ता है और आवेगों का मतलब सूचनाओं का, आवेगों का आगे की ओर आवेगों का संचरण करता है, ऐसे स्थान को या जगह को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं भाई? सिनेप्स। जहां पर दो न्यूरॉन जुड़ते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। संयुग्मन, जॉइंट ही हो गया एक तरह के, दो हड्डियां जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। दो न्यूरॉन जहां पर मिलते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उसे अपन सिनेप्स कह देंगे। देखिए आप पहले, माना कि ये सिनेप्स है, देखो आप, सिनेप्स तीन तरह के होते हैं। कैसे? पहले आप देखो, ये न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन आ गया, ये सिनेप्टिक नोब आ गया या बटन, ये आ गया इसका डेंड्राइट, ये आ गया सेल बॉडी, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। ये आ गया पहला न्यूरॉन यानी कि प्री न्यूरॉन। क्या आ गया? ये पहला न्यूरॉन, प्री न्यूरॉन। इससे मैसेज कहाँ भेजेंगे अपन? दूसरे न्यूरॉन में। ये दूसरे न्यूरॉन की क्या आ गई? सेल बॉडी। और दूसरे का ये क्या आ गया? डेंड्राइट। ये लीजिए, ये डेंड्राइट आ गया, ऐसे बना दूँ, ये लीजिए, ये न्यूक्लियस आ गया, ये आ गया, आगे चला जाएगा, ये लो, ये प्री न्यूरॉन। और ये कौन सा हो गया? पोस्ट न्यूरॉन। प्री मतलब पहले, पोस्ट यानी बाद में, अग्र और पश्च न्यूरॉन हो गया ना। अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इस इन्फॉर्मेशन को अपन कहाँ भेजेंगे? ये सूचनाओं को आगे भेजेंगे इसमें। तो ये जो बन रहा है इन दोनों के बीच में संरचनाएं बन रही है, ये क्या बन गए? आपके सिनेप्स। किस किस के बीच में मिला? प्री वाले का तो क्या आ गया? आपके एक्सोन। प्री वाले का क्या है? एक्सोन। पोस्ट वाले का क्या है? डेंड्राइट। बोलो बोलो, पोस्ट वाले का कौन सी संरचना जॉइंट बनाने में या सिनेप्स बनाने में भाग ले रही है? डेंड्राइट। ये डेंड्राइट है, काले वाले डेंड्राइट, और इधर वाला कौन है? एक्सोन। तो इस प्रकार इन दोनों को जोड़ के एक प्रकार बना दो। किस प्रकार का सिनेप है? एक्सोनो डेंड्राइटिक। कौन सा है? एक्सोनो डेंड्राइटिक सिनेप्स। ये हो गया पहला प्रकार सिनेप्स का, जो हमारे शरीर में क्या होता है? सबसे अधिकतम होता है, ये मैक्सिमम। हमारे शरीर में सबसे प्रकार के, किस प्रकार के सिनेप्स मिलेंगे आपको? एक्सोन और डेंड्राइट वाले। सेम ऐसे ही दूसरा बनाता हूं मैं, देखो आप, प्री का मैंने क्या बना दिया? ये प्री न्यूरॉन, ये सिनेप्टिक नोब, ये सेल बॉडी, ये डेंड्राइट। ये हो गया कौन सा न्यूरॉन? प्री न्यूरॉन। और पोस्ट वाले का क्या बना रहा हूं? देखो आप, सेल बॉडी, डेंड्राइट भाग नहीं ले रहा, ध्यान रखना, साइड में रह गया। ये एक्सोन, ये एंड हो गया, ये न्यूक्लियस। किस किस के बीच में बन रहा है? सिनेप्स। देखिए आप, किस किस के बीच में बन रहा है? प्री का क्या आ गया? एक्सोन। पोस्ट का क्या आ गया? पोस्ट का आ गया सेल बॉडी, ये पोस्ट न्यूरॉन है। इसकी क्या आ गई? सेल बॉडी। सेल बॉडी को मैं लिख सकता हूं सोमा। पोस्ट का क्या आ गया? सोमा आ गया। दोनों को ऐड कर दो, किस प्रकार का बन जाएगा? एक्सोनो क्या भाई? सोमेटिक सिनेप्स। एक्सोनो सोमेटिक, ये प्रकार हो गया सेक दूसरा। अब तीसरा प्रकार देखो आप, उसमें भी आपको सेम यही करना है। ये प्री न्यूरॉन बनाना है, ये इसके एक्सोन हो गया, ये सेल बॉडी हो गया, ये डेंड्राइट हो गए। ये कौन सा न्यूरॉन हो गया भाई? प्री न्यूरॉन। और प्री न्यूरॉन का हमेशा अपन क्या लेते हैं? एक्सोन। ये लो एक्सोन, खत्म कहानी प्री की। तो अब आप देखो, दूसरे का मैं क्या बना रहा हूं, वो ध्यान से देखना आप। दूसरे का भी मैंने क्या बना दिया? एक्सोन। इधर भी एक्सोन, इधर भी एक्सोन, ये लीजिए। तब आप सोचोगे इधर से भी कंडक्शन आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, फिर जाएगा कहाँ? या तीसरा न्यूरॉन होगा वो ले जाएगा।
तीसरा न्यूरॉन जुड़ जाएगा इसके बीच में, वो ले जाएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये कौन सा हो गया, पोस्ट का भी क्या आ गया, प्री का भी एक्सोन, और पोस्ट न्यूरॉन का भी क्या आ गया, एक्सोन, दोनों का क्या हो गया, एक्सोन और एक्सोन हो गए, दोनों को प्लस करो, नया वर्ड निकल के आ जाएगा, एक्सोनो एक्सोनिक सिनेप्स, एक्सोनो एक्सोनिक सिनेप्स। कितने प्रकार के सिनेप्स हो गए, 3, यानी सिनेप्स कैसे भी बन सकता है भाई, ध्यान रखना। ये पहला आ गया और ये आ गया दूसरा, ये कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। चाहिए पहले प्री का तो ऑलवेज क्या होगा, देखो आप ऑलवेज एक्सोन आ रहा है, प्री का तो ऑलवेज एक्सोन आएगा। पोस्ट के आप अलग अलग चेंज करते रहो, कभी सोमा ले लो, यानी सेल बॉडी, सोमा या सेल बॉडी एक ही बात है, सोमा लिया है क्योंकि स्टैंडर्ड वर्ड है ये, इसका आपने डेंड्राइट ले लिया पोस्ट का, है ना, तो अलग अलग चीजें आप लेते रहो, दोनों का आपस में जोड़ते रहो, इसका भी एक्सोन और इसका भी एक्सोन। ये लीजिए सर, बॉडी में कौन से है मैक्सिमम, एक्सोनो डेंड्राइटिक टाइप के जो है वो सबसे ज्यादा है ना बेटा। लिखिए फटाफट, सिनेप्स के प्रकार हैं। अब अपन लिखेंगे सिनेप्स के अंदर कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन, कि भाई कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो सिनेप्स बनाती है ना, उसकी बात करेंगे अपन। हो गया, चलिए। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ सिनेप्स, पार्ट्स ऑफ सिनेप्स कितने पार्ट होते हैं देखिए आप, ये मैं इधर बना रहा हूं डायग्राम, अभी अपन समझ जाएंगे। ये अंदर सेल होती है, इसके अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल्स होती है, पता ही अपन, ये न्यूरॉन आ गया, ये डेंड्राइट आ गया, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया एक न्यूरॉन, जिसको अपन कहेंगे प्री न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, प्री न्यूरॉन, ये प्री न्यूरॉन आ गया। इस प्री न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, जो सिनेप्टिक नोब है, ये क्या है, सिनेप्टिक नोब है, पता है आपको, ये सब मैंने संरचना में बता दिया था, इसलिए यहाँ पर अपन नहीं लिखेंगे बार बार। इसको अपन कहते हैं प्री न्यूरॉन है, तो नाम क्या आ जाएगा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या आ गई है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और इधर जो आएगी, दूसरा जो बना रहा हूँ मैं, ये सेल बॉडी आ गई इसकी, ये न्यूक्लियस आ गया, ये इसका डेंड्राइट आ गया, है ना। डेंड्राइट इसमें मैं छोटा सा बना रहा हूँ, वैसे डेंड्राइट इसमें बड़ा बना सकता हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। ये सेल बॉडी, न्यूक्लियस, ये इसका डेंड्राइट्स, है ना, इधर क्लियर हो जाएगा। ये लीजिए, ये हो गया इसका एक्सॉन। इसके अंदर आ गई सिनेप्टिक वेसाइकल्स, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। ये हो गई पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक, एक तो हो गया क्या, प्री, पहले वाले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, ये दूसरे वाले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। अब दोनों के बीच में ये क्या आ गया, गैप, ये आ गया
गैप, इसको अपन कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्टिक विदर, खांच, बीच वाला गैप। ये तीन, यानी तीन कंपोनेंट हो गए, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और तीसरा हो गया आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये तीन कंपोनेंट होते हैं सिनेप्स के। कितने पार्ट हो गए देख लो आप, कौन कौन से? पूर्व यानी प्री संयुग्मन झिल्ली, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया सिनेप्टिक, याद करो भाई, हाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया यानी विदर, विदर यानी खांस, दोनों के बीच का गैप है ना। और तीसरा हो जाएगा प्री की जगह क्या आ जाएगा? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये हो गए फर्स्ट। कितने पार्ट हो गए इसके? 3 पार्ट हो गए, 1 2 एंड 3। और यहां पर होते हैं रिसेप्टर। यहां पर क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर। ये देखो, ये वाले मेम्ब्रेन, ये रिसेप्टर को अपन कहते हैं किस, कौन सी मेम्ब्रेन पे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ना, नाम हो जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक, क्या ये? रिसेप्टर्स। कौन से? पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर। अब क्या होगा, इधर से मैसेज आएगा इधर, तो यहाँ से निकलेगा, बीच में कौन निकलेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर आकर किससे जुड़ जाता है? इससे, और मैसेज को आगे भेज देता है। ये अपन बात करेंगे कल, ठीक है। तो अभी आपको इतना ही पता होना चाहिए कि साहब प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसके 3 भाग होते हैं। ओके गाइस, बाकी अपन बात करेंगे डिटेल में कल। तब तक अपना आप ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू।